मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी सांप्रदायिक सवाल नहीं उठा था। दिस इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। ये मतलब ये वर्तमान सरकार जानबूझ के इस प्रदेश को ऑलमोस्ट इन द फ्रंट लाइन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स पे उसको रख रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत अजीब और मैं कहूँगा कि गैर संवैधानिक सोच है। वो है कि ये एक देवभूमि है हिंदुओं के लिए, और इसमें मुस्लिम समाज के लोग जो गैर हिंदू लोग हैं उनको इस देवभूमि में उनका कहना है कि कोई जगह नहीं है। पहले तो 14% आबादी मुसलमानों की है। दूसरा कि ये देश और हर प्रदेश पे हर मजहब के लोगों का बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है। अगर हम लोग इस रास्ते पे चलने लगेंगे कि इस जगह को हम लोग इस जगह से एक समुदाय के लोगों को हम लोग उनको अलग करना चाहते हैं, ये एक तरह से हम लोग पार्टीशन की का जो वक्त है उसको दोबारा बहुत खतरे के साथ इसको फिर से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये भी सवाल है कि हिंदुओं का खास करके ये कोई विशेष धर्म स्थल उत्तराखंड ही है, ऐसा नहीं है। देश के हर कोने में हिंदू समाज के लिए हिंदू धर्म पे आस्था रखने वाले उनके लोगों के लिए दक्षिण में है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। इस एक प्रदेश को आपने यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर। आप कह रहे हैं कि ये तो हम अपना मक्का बना रहे हैं, हम अपना वैटिकन बना रहे हैं, और इस जगह से हम लोग दूसरे मजहब के लोगों को हमें अलग करना है। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत खतरनाक है। अब इसको घोषित तौर पे मतलब फिलहाल कानून के तौर पे तो इसको नहीं कर पा रहे हैं, संविधान अभी भी आड़े खड़ा है। तो इसको दे आर डूइंग इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। तो कहीं लव जिहाद का आरोप लगा के, कहीं किसी और आरोप को लगा के वहां पे वहां के मुस्लिम जो रहवासी हैं उनको वहां रहना मुश्किल कर दिया है। कई जगहों में जैसे क्रॉस लगाया गया है कि ये मुस्लिम लोगों के घर और दुकानें हैं। ये लगभग नाजी जर्मनी को हमें याद दिला रहा है। फिर जो आपके वहां की जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग अलग जैसे अब परंपरा सी बन गई है, अजीब अजीब से जिहादों की बात हो रही है। थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है, मजार जिहाद की भी बात है। अब जो वन गुज्जर एक जो ट्राइब है, जो नोमैडिक ट्राइब है, मतलब वो जगह जगह से अपने पशुओं को लेके जाते हैं उत्तराखंड के जंगलों में, उनको उन्होंने तो जहां जहां वो, क्योंकि घुमंतू ट्राइब है, तो जहां किसी की मृत्यु हो जाती है वहां पे उसका कब्र बनाते हैं, उसको मजार कह रहे हैं। और एक तरह से जब वो कह रहे हैं कि हमने 3000 मजार हटाए हैं, तो वहां के लोगों के जो किसी को वहां पे दफनाया गया था उसको बहुत बुरी तरह से उसको निकाल रहे हैं। हल्द्वानी में हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग विजिट में गए थे। नदीम यहाँ हैं, अशोक शर्मा जी यहाँ हैं, हम लोग सभी एक ग्रुप में वहां गए थे। वहां भी एक मस्जिद को लेके उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को हमें हटाना है, और रातों रात हटाना है। नैनीताल हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसके बावजूद भी
पुलिस फोर्स आती है, बुलडोजर आते हैं, उसको गिरा देती है। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं, आप लोगों ने बात सुनी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि खुल के, जिसको अंग्रेजी में एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, व्हाट इज एथनिक क्लेंजिंग इन हिंदी? नहीं, कत्लेआम नहीं है ये, कि आप सफाई करना चाह रहे हैं, एक सफाई एक पूरे समाज की, कि इनका इस जगह में कोई जगह नहीं है। हम लोग प्रदेश के, देश के अन्य प्रदेशों में अलग अलग किस्म के हमले हमारे मुस्लिम भाई और बहनों के बराबर के नागरिकता के हकों पर अलग अलग तरीकों से हम हमला देख रहे हैं। उत्तराखंड और साथ में असम में हम लोग एथनिक क्लेंजिंग का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जहां पे हम वो कह रहे हैं कि हम अब आपको यहाँ पे रहने की कोई जगह ही नहीं बची है, और इसको रोकना, इसका विरोध करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है, क्योंकि एक संविधान जब हमने बनाया था, इसमें हर मजहब के लोगों के बराबर के हक, हर जगह रहने की, अपने रोजगार चलाने की, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की, वो हक अगर वापस सिर्फ धर्म के नाम पे ले लिया जाए, तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया पूरी तरह से टूट और बिखर जाएगा। इस कारण से ये जो आज हम बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं, उत्तराखंड पे इतना न्यूज पे सामने नहीं आ रहा है, वहां फिलहाल खून नहीं बह रहा है ज्यादा, तो इसलिए लोग उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर मुझे जो ये एथनिक क्लेंजिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां, वो बहुत खतरनाक है, और इसका विरोध हम सब करें, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। शुक्रिया। नफरत का जो बाजार वहां खड़ा हुआ है, 2014-15 के बाद में हमने देखा देश भर के अंदर ये नफरत का बाजार खड़ा हुआ, लेकिन उत्तराखंड इससे महफूज था, क्योंकि वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, माइनॉरिटीज ऑलमोस्ट कम है, क्रिश्चियंस तो 0.something% वहां आते हैं, तो उतना ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन 17 दिसंबर 2021 को जो धर्म संसद वहां आयोजित करी जाती है, उसके बाद से एक नैरेटिव वहां खड़ा हो जाता है कि अब सरकार के पास अपने काम बता करके वोट लेने का जो एक पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। कोविड के बाद, धर्म संसद के बाद अब बस एक रास्ता बचता है कि हम वहां पर जो हेड क्राइम है या हेड स्पीचेस हैं उनका सहारा लें, और जो 80% 90% तादाद है उसको उसी से खुश रखें। पहाड़ में जो एजुकेशन का स्तर है, पहाड़ में जो हेल्थ का स्तर है, आपको शायद किताबों में ही वो सुनने को मिलता होगा। रियलिटी और ग्राउंड्स पर जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जब उत्तराखंड का जो एक बहुत बड़ा एरिया वो बिक चुका है ऑलमोस्ट, उत्तराखंड में लैंड लॉ भी लाया गया था, भू कानून इसलिए लाया गया था कि ताकि वहां की जो जमीन है वो बची रहे, वहां का अस्तित्व बचा रहे। जमीन बिकी क्यों? जमीन इसलिए बिकी क्योंकि अभी जो, जैसे कि सृष्टि ने बताया कि जाने के लिए रास्ते नहीं है, रास्ता वन वे है भी तो गाड़ियां नहीं है। तो इस स्थिति में जिस बाप के पास अपनी बेटी की शादी करने के पैसे नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो उसके पास एक बचता है कि वो दिल्ली एनसीआर के या दूसरे बड़े स्टेट के लोगों को सेकंड होम के नाम पर अपनी एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा बेच देता है, जिसके बाद में उसकी आगे की चीजें चलती है। पॉपुलेशन उत्तराखंड की 1 करोड़ 2011 की जनसंख्या के मुताबिक है। अभी आप 1 करोड़ मान सकते हैं, 1.1 करोड़। तो इसमें 2021 के बाद, मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, बताना ये चाहूंगा कि जो धर्म संसद हुई थी उसके अंदर जो हेड स्पीचेस हुई थी, जिसके बाद में जस्टिस नैथानी ने, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने इस वाली बात को मेंशन किया था कि फ्री स्पीच और हेड स्पीच को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, हमें इसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये हुआ, दूसरी धर्म संसद आयोजित करने की वहां प्लानिंग हो गई थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने
उत्तराखंड 2023 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल कमेंट किया था कि आपको इन सरकारों को स्व मोटो करना पड़ेगा हेड क्राइम के प्रति। अगर आप नहीं करते हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसके बावजूद सब कुछ जारी रहा उत्तराखंड के अंदर। ये सब चीजें चली रही थी कि 2022 में वो स्व मोटो की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तभी अंकिता भंडारी का एक केस आ जाता है सामने। उसमें कौन वीआईपी शामिल थे, उसमें कौन वो वीआईपी सपोर्टर्स शामिल थे जिन्होंने उस लड़की से फेवर मांगा। एक रिसेप्शनिस्ट लड़की थी अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के एक बड़े होटल में काम करती थी। उसके बाद में कुछ वहां वीआईपी जाते हैं, वो फेवर उस लड़की से मांगते हैं, वो देने से मना कर देती है, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। ये इस तरह के मामले चलते ही चले गए और सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था। सिर्फ एक चीज थी कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज होता चला जा रहा है। तो आपके सामने सबसे बड़ा और सबसे बेहतर पॉइंट यह है कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडास करे जाएं, इनके खिलाफ रैलियां करी जाएं, इनके खिलाफ महापंचायत करी जाए। रिपोर्ट जब आपके हाथ में आएगी, आप उसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सीक्वेंस के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैसे खड़ा करा गया और उसके नतीजे क्या क्या निकले। पुरोला की घटना हुई, एपीसीआर का उसमें काफी मजबूत इंटरवेंशन था, जिसके बाद में काफी रिलीफ हमें कोर्ट से मिला था। हमने जो एक हेड स्पीच का डेटा तैयार करा था, एक रिपोर्ट आई थी 2023 के अंदर 41 बार, जो मैं छोटी मोटी घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े उन सत्ताधारियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मंच संभाले और मंच संभाल करके सब दिल्ली तक अपनी ताकत मनवाई। और 41 मरतबा उत्तराखंड के अंदर हेड स्पीचेस दी गई 2023 के अंदर। 2024 में इसका जो डेटा है वो लगभग डबल की तरफ जाता है और 65 मरतबा सत्ताधारी और बड़े पावरफुल लोगों के जरिए हेड स्पीचेस दी गई। और इंडिया के अंदर 1 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र, 1 करोड़ आबादी वाला स्टेट छठी पोजीशन रख रहा है हेड स्पीचेस के मामले में। 2025 आते आते पोजीशन 4 हो जाती है। पूरी हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ है और हेड स्पीच के मामले में 10% हेड स्पीचेस सिर्फ हमारे उत्तराखंड में दी जाती है और ये पोजीशन 4th पोजीशन आ जाती है। ये अभी एक लास्ट टाइम में भी एक रिपोर्ट इशू हुई है, उसमें लास्ट ईयर हमने जो इस रिपोर्ट में कुछ चीजें मेंशन करने की कोशिश करी है। हर महीने कैसे 2025 के अंदर सीक्वेंस वाइज काम करने की कोशिश करी गई है। यूसीसी जनवरी में लाया जाता है, फरवरी में एंटी कन्वर्जन बिल लाया जाता है, मार्च अप्रैल में 173 मदरसे कागजों में कमी निकाल करके बंद करे जाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद में नैनीताल में जो इंसिडेंट हुआ वो भी सृष्टि ने आपको दिखाया। हल्द्वानी में क्यूआर कोड चेक करके दुकानों के नाम बदले जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं, मामला बढ़ जाएगा, आप बदल लो ना। मार्च अप्रैल के टाइम पर जब उम्मीद पोर्टल का काम शुरू हुआ, तभी लगभग एक डेटा सरकार ने दिया कि हमने लगभग 700 से 800 मजार जो है वो हमने हटा दिए हैं और सरकारी जमीन खाली कराई है। अगस्त आते आते माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल पास किया जाता है, जिसके तहत एक्शन ये होगा कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड खत्म हो जाएगा। ये मैं सीक्वेंस बयान कर रहा हूं 2025 का। अगस्त आते आते रिजवान नाम के एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा जाता है ऋषिकेश के आसपास, और उस घटना का असर ये होता है कि स्पेशली वहां के तमाम लोग इस वाली बात का, तमाम नेता फायदा उठाते हैं और फायदा उठाने के बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। रामनगर में अक्टूबर नवंबर आते आते रामनगर में एक शख्स जो कि बरेली से रामनगर की तरफ भैंस का गोश्त लेकर के आ रहा था, उसके मॉब लिंचिंग अटैक तैयार किया जाता है। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वहां पर जो उसका मुख्य आरोपी था उसको जेल पहुंचाया जाता है। दिसंबर आते आते हमारे सामने इस तरह की घटनाएं हमने मेंशन करी, चाहे वो बनभूलपुरा का मामला हो या शमा डिलक्स पर कुत्ते का सर मिलने वाला मामला हो, ये सब आपने पढ़ा और देखा। सरकार की अना का जो सूरज है वो जितना चाहे उगले, लेकिन आज भी वो लोग जिंदा हैं जो इस आवाज को बुलंद करते रहेंगे और ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करते रहेंगे।